जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स यूपी जीके का। ठीक है, यूपी जीके का दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में 3 शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे यूपी जीके का, उसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए 18 जून 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में यूपी जीके के 10 प्रश्न पूछे गए थे और 18 जून 2018 सेकेंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी जीके के। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा 19 जून 2018 फर्स्ट शिफ्ट में 11 क्वेश्चन यूपी जीके से पूछा था। ठीक है, तो 2024 में भी दोस्तों आपको कम से कम 8 से लेकर के कम से कम 10 प्रश्न आपके यूपी जीके का पूछेगा, ये गारंटी है। ठीक है, ये प्रश्न आने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा सर? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, आपके कई प्रश्न तो रिपीटेड होते हैं, कई प्रश्न आपके रिपीट हो जाएंगे। और क्या होता है कि आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा था यूपी जीके से। देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में यानी सावन के महीने में दोस्तों कजरी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत भैया? कजरी गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ इसमें पॉइंट्स में पढ़ा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकगीतों के कुछ प्रसिद्ध नाम निम्नलिखित है। कौन कौन से? सोहर, कजरी, कहारवा, ठीक है, नौका झक्कड़, भजन, ये सभी क्या है? उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के प्रसिद्ध नाम है भैया, प्रसिद्ध नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है सर? दूसरा प्रश्न आपका पूछा है, बाराबंकी में देवा मेला प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रसिद्ध सूफी संत, कौन से सूफी संत थे दोस्तों जिनके वार्षिक उर्स के अवसर पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, देवा मेला दोस्तों किस सूफी संत के वार्षिक उर्स पर आयोजित किया जाता है? तो भैया ये वारिस अली शाह थे। ठीक है, वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर बाराबंकी में देवा मेला का आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और ये आपकी जिम्मेदारी भी है, इस क्लास को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा, कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर, अपने जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनको भी हेल्प हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है। उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये थे भैया रघुपति सहाय जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए इनके बारे में मैं कुछ पढ़ा देता हूं आपको। देखिए रघुपति सहाय का जन्म 28 अगस्त 1896 को हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 3 मार्च 1982 को हुआ था। ठीक है, देखिए इनको दोस्तों प्रसिद्ध नाम इनका क्या है, किस नाम से जाना जाता है? इनको उपनाम इनका फिराक गोरखपुरी है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रघुपति सहाय का उपनाम क्या है, तो फिराक गोरखपुरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा था दोस्तों, इसमें राजा हर्षवर्धन ने डैश में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन ने दोस्तों कहाँ पर ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था? तो दोस्तों यह कन्नौज में। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न क्या है। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था। ठीक है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो दोस्तों यह गाजीपुर जिले में स्थित था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन भारत में जो जमदग्नि ऋषि थे भैया, ठीक है, ये जमानिया में था इनका आश्रम। ठीक है, लेकिन ये जो जमानिया है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? ठीक है, तो यह गाजीपुर जिले में स्थित था वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? तो बुंदेलखंड को दोस्तों चेदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते क्या है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह महोबा है। ठीक है, चलिए अब इसमें दोस्तों बुंदेलखंड के जितने भी जिले हैं, ठीक है, मैं उनको बहुत ही शानदार तरीके से बता दे रहा हूँ आपको। देखिए नोट कर लीजिएगा इसे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
देखिए बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। कौन कौन से भैया? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपका इसमें पूछा था दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है कितना प्रतिशत है भैया? तो कुल 7.3% है। ठीक है, कितना है? 7.3%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश का कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। चलिए इसमें मैं कुछ आपको नोट्स बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इसे चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का भैया क्षेत्रफल कितना है? 2,38,566 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2,38,566 वर्ग किलोमीटर। जिले 75 हैं, संभाग 4 हैं, मंडल 18 है। जनसंख्या कितना है भैया? 19,98,12,341 कुल जनसंख्या है। ठीक है, चलिए और इसमें मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का गठन 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन ने किया था। ठीक है, तब इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। भारत की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस आदेश 1950 जो नाम परिवर्तन से संबंधित था उसे पारित किया था। ठीक है, इसके तहत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला है आपका इसमें नोट से क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है भैया? कानपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। 1834 तक यह राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से अलग होकर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? तो उत्तर प्रदेश। कब अलग हुआ था भैया? 9 नवंबर सन 2000। ठीक है, चलिए इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 आपका इसमें पूछा है, 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा की राजधानी बन गया। अच्छा, ये 6ठी शताब्दी में दोस्तों मथुरा की राजधानी कौन बना था? तो 6ठी शताब्दी में मथुरा की राजधानी सूरसेन बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। इसमें मैं कुछ नोट्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा सूरसेन साम्राज्य की राजधानी बनी थी। यह उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रिज क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। सूरसेन नाम का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं आपका क्या पूछा है। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था? तो इसे 1951 में, ठीक है, 1951 में दोस्तों हिंदी के उपयोग के लिए वार्षिक रूप से इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था 1951 में। ठीक है, इसमें मैं कुछ नोट्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का इस्तेमाल करने के लिए साल 1951 में इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक है सर, अगला देखिए, संविधान सभा ने साल 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़ी व्यवस्थाएं की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पूछ सकता है, याद रखेंगे। चलिए 12वां नंबर प्रश्न क्या है? 12वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे। कौन थे भैया फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी? तो दोस्तों ये थे आपके मियाँ गुलाब नबी सोरी। ठीक है, मियाँ गुलाब नबी सोरी फैजाबाद के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है आल्हा। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट है। अब सर ये लोकगीत जो है बुंदेलखंड का आला है, तो इसमें कुछ और बता दीजिए। चलिए मैं उसमें कुछ और आपको बता देता हूँ। देखिए बुंदेलखंड के कुछ और प्रमुख लोकगीत है, कौन कौन से? फाग है, लामटेरा है, दादरे है, गारी, हरदौल, पंबारा, ईश्वरी फाग, ये सब क्या है? बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। फिर ठीक है, प्रमुख लोकगीत हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, आपको क्या पूछा है इसमें। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करलारी नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है? तो ये शारदा नदी है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिन बाद आयोजित किया जाता है? तो नौचंदी मेला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। इसमें मैं कुछ नोट्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हर साल होली के कुछ दिनों बाद नौचंदी मेला लगता है। यह मेला करीब 1 महीने तक चलता है। आमतौर पर यह मेला ठीक है होली के दूसरे रविवार से शुरू होता है। मेरठ नगर निगम इस मेले का आयोजन करता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, पूछ सकता है। देखिए जो हम उम्मीद नहीं करते हैं वही प्रश्न पूछ देता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। मेरठ नगर निगम ने जो मेरठ का नगर निगम है दोस्तों, वह इस मेले का आयोजन करता है। ठीक है, नौचंदी मेले का। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 भी आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्रास ऑन द ईस्ट नाम से जाना जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को दोस्तों ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो आप सभी लोग जानते हैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ठीक है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसमें मैं कुछ नोट्स पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की? देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी। यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यह एक सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बनाया गया था। ठीक है, चलिए 18वां नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था सर? तो 31 जुलाई 1880 को लमही नामक गांव में हुआ था। कहां पर? वाराणसी में। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 8 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, मृत्यु और जन्म और मृत्यु भी पूछता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, प्रश्न नंबर 19 है, हॉकी के महान नायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक है, देखिए जो इलाहाबाद है इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, प्रयागराज भी दे सकता है, अब इलाहाबाद ना लिख करके प्रयागराज दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज लिख करके दे सकता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसमें दोस्तों मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। भारतीय हॉकी दिग्गज और जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज, पहले इलाहाबाद। ठीक है, देखिए इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, द विजार्ड नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 क्या है, 2016-17 के अनुसार चीनी उत्पादन और आउटपुट में 1/3 से अधिक किस भारतीय राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का भैया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा था, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो पलाश है। ठीक है, देखिए पूरे यूट्यूब पर आप लोग यही पढ़ते होंगे कि पलाश है, लेकिन कभी कोई ये नहीं बताया है कि पलाश किसे कहते हैं, कैसा होता है, पेड़ का नाम क्या है। दोस्तों देखिए जो शहर के लोग हैं वो जानते होंगे सेमूर का पेड़ होता है। ठीक है, सेमूर के पेड़ में जो रेड कलर का फूल होता है वो पलाश का फूल होता है। ठीक है, और गांव में दोस्तों सेमर कहते हैं, सीधे सेमर बोलते हैं। ठीक है, सेमर का पेड़ है।
ठीक है, उस पर रेड रेड कलर का फूल होता है, उसमें से कुछ इस तरह से निकले होते हैं, इस तरह से रेड रेड फूल में से, ठीक है, वो पलाश का फूल होता है। उसी को दोस्तों उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है, सेमर के पेड़ को सेमूर, ठीक है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर रेड कलर का बना होता है, इसमें से ये रेड रेड कलर ये काले काले कलर के इसमें से निकले होते हैं, इसे पलाश का बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है साथियों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। 22 नंबर प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है भैया? तो कन्नौज में फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। सॉरी, इससे थोड़ी सी गलती हो गई। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भैया उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय रेलवे ने पहली हमसफर ट्रेन की शुरुआत श्रेणी आनंद विहार और गोरखपुर के बीच किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार। चलिए, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल आबादी कितनी है भैया? 19,98,12,341। इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या 1,04,48,051 और महिलाओं की संख्या कितनी है भैया? 95,33,183, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? पहले नंबर पर प्रयागराज है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? महोबा है, ठीक है। चलिए, इस पॉइंट को भी याद रखें, मैंने 3 आपको बता दिए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। देखिए, प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 25 है, महाराजा सवाई जय सिंह, जो जय सिंह द्वितीय थे दोस्तों, ठीक है, यह किस जिले में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? तो यह उज्जैन में किए हैं भैया। इन्होंने 5 जिलों में स्थापित 5 जगहों पर स्थापित किए हैं, ठीक है, खगोलीय वेधशाला। कौन कौन से वो जगह है, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, महाराजा सवाई जय सिंह ने सवाई जय सिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र में आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। कहाँ कहाँ भैया करवाए थे ये? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में, ठीक है, 5 जगह हैं। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, ठीक है, बनारस और मथुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है, इससे प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 26 का आपका पूछा है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस सन में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका, ठीक है। इसमें मैं कुछ नोट्स बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 25 जुलाई 1972 को हुई थी। इसका गठन प्राथमिक शिक्षा से जुड़े गैर सरकारी निजी स्कूलों को मान्यता देने और उन पर सामान्य नियंत्रण रखने के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो कांपिल्य मेला जैन समुदाय से जुड़ा है भैया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है, किसने भारत में कथक नृत्य की एक प्रतिपादक थे? ठीक है, कौन है भैया जो भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक है? तो आप सभी लोग जानते हैं, पंडित बिरजू महाराज जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है या चरणों में एक नहीं है? तो दोस्तों शारीरिक परीक्षण भी है, ठीक है, और शैक्षिक योग्यता भी जरूरी है, आयु पात्रता भी, और ये भाषा परीक्षण नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। भाषा परीक्षण पुलिस विभाग चयन की प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा है दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ये भगवान ब्रह्मा जी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 31 नंबर लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये किए थे सर विलियम मुर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट है आपका। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा जरूर, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट भी है, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।